में इस शक्ति का प्रतीक, क्योंकि अंग्रेजी जुझारू व्यक्ति। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन तीनों महानुभावों का। कवि ने कहा है, जिसके पास सब कुछ हो लोग उससे जलते हैं, जिसके पास कुछ ना हो लोग उस पर हंसते हैं। मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ दुआ है, जिसके लिए लोग तरसते हैं। आई प्रे, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ आप खुशियों और खुशहाली के साथ अपनी जीवन यात्रा को व्यक्ति, परिवार और समूह के रूप में पार करें। किसी ने एक और सुंदर बात कही, मंजिल इंसान के हिम्मत और हौसलों को आजमाती है। मंजिल इंसान के हिम्मत और हौसलों को आजमाती है। आंखों पर पड़े हुए पर्दे और दिमाग पर पड़े हुए पर्दों को हटाती है। मंजिल हिम्मत और हौसलों को आजमाती है, आंख और दिमाग पर पड़े हुए पर्दों को हटाती है। इसलिए जिंदगी में हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हिम्मत और हौसला ही चलना और मंजिल पर पहुंचना सिखाती हैं दोस्तों। मंजिल वो स्थान है जहां पहुंचना चाहते हैं। हिम्मत और हौसला यह है, जागरूकता है, सक्रियता है, एक मिशन है जो आदमी को ऊर्जा देती है। आज इस कार्यक्रम के अंदर संस्था और व्यक्ति के रूप में सतपाल जी जैन के निमंत्रण पर मैं भी आपके सामने हूं और आप सब भी एक दूसरे के साथ हैं। मंच और सामने बैठे हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, बड़ी देर से चंडीगढ़ के 2 कार्यक्रम पेंडिंग थे, पर मैं चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ के लोगों को इसलिए प्रणाम भी करता हूं और प्यार भी करता हूं और सम्मान भी देता हूं, क्योंकि मेरी खूबसूरत जिंदगी को बहुत अच्छी घड़ाई चंडीगढ़ में सन 66 से 70 तक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते समय हुई है। जब मेरा प्रिंसिपल या मेरे प्राध्यापक मुझे ये भी समझाने के लिए आए थे कि बेटा संघ में जाएगा तो कैरियर पर प्रश्न लग जाएगा। कुछ ऐसे भी आए थे जिन्होंने कहा था कि जिंदगी का सफर बड़ा कठिन होता है, इसलिए देश, समाज, राष्ट्र, धर्म ये इस उम्र के खेल नहीं है। परंतु मैं कह सकता हूं, घर से बाहर रहना, अकेले और समाज के बीच में रहना, उच्च शिक्षा के दायरे को पढ़ने की कोशिश करना। मेरे से कभी कभी कोई पूछता है तो इंजीनियर कैसे बने, मैंने कहा बड़े नालायक विद्यार्थी थे, कोई मास्टर अपने क्लास में नहीं रखता था, हर आदमी आगे धकेल देता था, इसलिए एक दिन इंजीनियर बनकर निकल गए। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन की अनेक फैकल्टीज, इसका विकास इस चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। इसलिए मैं धरती को भी और आप सबको भी अपनी तरफ से साधुवाद और नमन करता हूं। एक गोष्ठी का और एक प्रेस काउंसिल का लगातार निमंत्रण था, और ये निमंत्रण 1 साल से ऊपर का समय ले गया, पर जब भाग्य आया तो श्रावण मास में आया और एक ही साथ आया। 17 को मैं प्रेस काउंसिल के निमंत्रण पर उनके बीच में आया और मैंने भी पूरी दादागिरी की उस समय। 1 घंटा 5 मिनट मैंने भाषण दिया, पत्रकारों ने सुना और उसके बाद 50-55 मिनट प्रश्न उत्तर भी हुए। उनके अनुसार शायद चंडीगढ़ की प्रेस का और प्रेस काउंसिल के द्वारा आयोजित अब तक की सबसे लंबी, शांत और इतने अधिक विविध विषयों की ये पत्रकार वार्ता थी, उनका कार्यक्रम था। मैं ये कह सकता हूं कि पत्रकारों ने
मुझे कोऑपरेट किया, इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं आप सबके लिए और आपके संतानों के लिए 4 प्रार्थनाएं करता हूं। सब पढ़े लिखे हों। शिक्षा यह है मानव की मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षित हो गया तो वो रोजगार युक्त होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे स्वयं का हो चाहे किसी की नौकरी में हो। फिर उसके पास एक रहने के लिए प्रॉस्पर होम होना चाहिए, एक मकान होना चाहिए जो सुविधाओं से भरा हो। चौथी बात, उसके पास एक अच्छा सुख देने वाला, खुशी और मुस्कुराने वाला घर परिवार होना चाहिए। मान लो ईश्वर ने हम पर कृपा की और ये चारों चीजें दे दी, और ये चारों चीजें मिलने के बाद कुछ प्रश्न लेकर खड़ी हो जाती है। अगर गली गंदी है तो क्या मैं और आप बीमारी से बच सकेंगे, कष्ट से दूर रह सकेंगे? सबका उत्तर है ये संभव नहीं है। फिर बीमारी से हम बच नहीं सकते, बल्कि बीमारी से ग्रस्त ही रहेंगे। अगर गांव के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर, कॉलोनी के अंदर गुंडा और अपराधी है, बहू बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी, मेरा और आपका कत्ल नहीं होगा, अपमान नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं बन सकती। अगर देश के अंदर गद्दार है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, मेरी और आपकी स्वतंत्रता, सम्मान और जीवन हम जी नहीं सकते, बहुत और कठिन भी हो जाएगी। कल ये गुलामी और अपमान सहती चली जाएगी। और इसलिए 4 चीजें होने के बाद भी अगर ये 3 से विहीन है, ना व्यक्ति सुखी हो सकता है, ना परिवार सुरक्षित हो सकता है, ना देश की स्वतंत्रता और सम्मान जिंदा रह सकती है। वो घुट घुट कर अपमान की और गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। भारत ने और विश्व ने पिछले 70-100 वर्षों में इन 3 प्रश्नों को एड्रेस नहीं किया। और जब 3 प्रश्नों को एड्रेस नहीं किया, सड़क बनी पर दुर्घटना नहीं रुक सकी, शिक्षा बढ़ी पर बहू बेटी की इज्जत यह लूटने से रुक नहीं सकी, धन आया परंतु अपराध बढ़ा। और इसलिए आज समाचार पत्र को, दूरदर्शन को और रेडियो को सुना, देखा और पढ़ा। 50 साल पहले से आज अपराध कई गुना बढ़ा है। समाज शिक्षित हुआ, धनवान हुआ, शक्तिवान हुआ, पर अपराध बढ़ गया। ये तो, और महंगाई बढ़ गई, मिलावट बढ़ गई। इन दो की दोस्ती नहीं थी साहब, इन दो की तो दुश्मनी थी। और इसलिए कहीं ना कहीं प्रश्न कैसा खड़ा है। मैं एक विश्वविद्यालय में बोलने के लिए गया, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, विश्व की और भारत की पिछले 60 वर्षों में सब चीजें महंगी हुई हैं, जिसको हाथ लगाओ कुछ सस्ता भी हुआ है कि नहीं? तो मैंने तुरंत कहा 2 चीजें बहुत सस्ती हुई है। सब सोचने लगे, जितनी आप सोच सकते हैं सब सोचिए, सब महंगा है। पर मैंने जो बात कही है उस पर दिमाग लड़ाइए। तो मैंने कहा बड़ा विचित्र है, आदमी की जिंदगी कत्ल करने वाला सजा नहीं पाता है, औरत की इज्जत लूटने वाला पकड़ा नहीं जाता है। मालूम नहीं इसको विकास कहेंगे कि हरास कहेंगे, इसको मानवता कहेंगे कि अमानवीय कहेंगे, परंतु निश्चित है आदमी की जिंदगी असुरक्षित है, औरत का सम्मान रोज लूटता है। दुनिया में सुशासन और विकास उसको कहा गया था जब आदमी बेमौत मरेगा नहीं, महिला और बिना कारण से लुटेगी नहीं, इसको कहा गया था विकास और सुशासन। कपड़ा महंगा होना या फिर कुर्सी महंगा होना हुआ होगा, मैं आप में से अधिकांश को नहीं जानता, पर एक बात मैं सबको जानता हूं, आप लोग कौन हैं? जब गिनते होंगे घर के अंदर धन को, तो गिनते होंगे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20, 50, 100। बहुत आगे बढ़े होंगे तो गिनते होंगे 10, 20, 50, 100।
बहुत आगे बढ़े होंगे तो गिनते होंगे 100, 200, 500, 1000, 5000। बहुत आगे बढ़े होंगे तो 1000, 2000, 4000 गिनते होंगे। कोई कोई होगा जो 1 लाख, 2 लाख गिनता होगा। शायद बैठे हुओं में जो जीवन के अंदर गिनता होगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, ऐसा आप में से शायद ही कोई होगा। पर जो आज भ्रष्ट हैं उनकी गिनती वहां से प्रारंभ होती है जहां से आप गिन ही जीवन में नहीं सकेंगे। वो गिनते ही हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। भ्रष्ट वो हैं, सामान्य जन भ्रष्ट नहीं है। जिसके पास अकूत धन है वो भ्रष्ट है, जो सामान्य है वो सज्जन और ईमानदार है। उसको मजबूर किया जाए टू बी ए करप्ट। इसके लिए तो वोट नहीं दिया था, इसके लिए तो पढ़े नहीं थे, इसके लिए तो रोजगार नहीं किया था। आप जितने बैठे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, पर जो आज भ्रष्ट में, काला धन के अंदर, महंगाई में, अपराध में डूबे हुए हाथ हैं, चाहे शासन करो, शासन तो रावण ने भी किया, औरंगजेब ने भी किया, शासन तो नादिर शाह ने भी किया, चंगेज ने भी किया, मिंटो ने भी किया, एलिजाबेथ ने भी किया। शासन करने का अर्थ नहीं होता आदमी अच्छा है। शासन करने का आदमी सही अर्थ नहीं होता है कि वो सही है। शासन तो बुरे लोग भी करते हैं, खराब लोग भी करते हैं। कंस ने भी किया, दुर्योधन ने भी किया। इट डजंट मीन कि ही इज एन एम्परर सो ही इज राइट, ही इज एन ट्रूथ। जो लोग ऐसा मानते हैं वो अज्ञानी हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, वह गिरे हुए हो सकते हैं, सोच से अविकसित हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं है जो सत्ता करता है वो सही होता है। गलत लोग भी राज करते हैं, बहुत करते हैं। हो सकता है जब वो गलत थे, दुनिया के सब लोग उस समय के उन्हीं को हार डाल रहे थे। वो क्लाइव को भी डाल रहे थे, मिंटो को भी डाल रहे थे, हार्डिंग को भी डाल रहे थे, विक्टोरिया को भी डाल रहे थे, एलिजाबेथ को भी डाल रहे थे, पंचम को भी डाल रहे थे। शायद उस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सावरकर, सुभाष फांसी के फंदों की तरफ जा रहे थे। उस समय झांसी की रानी अपनी सत्ता से विहीन हो रही थी, परंतु देश की स्वतंत्रता मिली। मेरे और आपके घर के अंदर मिंटो और पंचम नहीं आया, झांसी की रानी और भगत सिंह आया। हमने तय किया वह और मानवता के और राष्ट्र के दुश्मन और गद्दार थे, ये देशभक्त थे। सत्ता तय नहीं करती है हु इज राइट एंड रॉन्ग, समाज तय करता है, उसका चरित्र तय करता है। और इसलिए जो आज भ्रष्ट हैं, कुशासन में हैं, ये उन विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं और इनके बच्चे उन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। शायद आप में से किसी किसी का बच्चा उस विश्वविद्यालय में होगा। ये हाईली क्वालिफाइड है, अनपढ़ नहीं है, सामान्य पढ़े लिखे लोग नहीं है। मैं एक और बात में भी आप सबको जानता हूं, आप हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों में कौन है? मैं और आप। परंतु जो आज भ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, वो कौन है? वो उन कुर्सियों पर बैठे हैं विश्व में और भारत में उससे शक्तिशाली कुर्सी नहीं है। वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है कि डिफेंस मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है कि डायरेक्टर है, उससे ताकतवर कुर्सी नहीं है। भारत के सबसे शक्तिवान, धनवान और विद्यावान लोग हैं। वाई दे आर करप्ट, वाई दे आर क्रिमिनल, वाई दे हैव नॉट ए गुड गवर्नेंस, वाई दे आर नॉट सेविंग द ह्यूमन वैल्यूज, बाई द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी घुट क्यों रही है, मर क्यों रही है, तड़प क्यों रही है, न्याय बिलक क्यों रहा है, सच्चाई बेचारी रोज परेशान क्यों होती है। और इसलिए गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, रोजगार युक्त होना चाहिए, घर सुशील होना चाहिए, मकान और सुविधाओं वाला होना चाहिए, पर गली गंदी रही, ये सब अभिशाप है। देश में गुंडा और अपराधी रहा, बेईमान और भ्रष्टाचारी रहा, तो जिंदगी जीना दुर्भर हो जाएगा। हमने इसलिए भारत में जन्म नहीं लिया था, इसलिए दलों में नहीं गए थे, पंथों में नहीं गए थे, भाषा नहीं बोली थी, पढ़े नहीं थे, कि इस जीवन को जीने के लिए हम मनुष्य बने। और इसलिए एक बहुत गंभीर चुनौती में से देश जा रहा है। आतंकवाद, माओवाद, अलगाववाद, कटता घटता भारत। और इसलिए इस भूमिका में से कुछ बातों को बहुत संकेत में कहूंगा। 1857
जब ब्रिटिश रूल आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल गया। त्रिनिदाद के अंदर भी अंग्रेज वायसराय बैठा और कलकत्ता की कुर्सी पर भी अंग्रेज वायसराय बैठा। दोनों के पीछे एक मानचित्र था जिस पर लिखा था हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान का क्षेत्रफल था 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जब 1947 में हम आजाद हुए और हमने 600 से अधिक रियासतों का विलय किया, हमने पुर्तगीज से, डच से, डेनिश से और फ्रेंच से, कहीं पांडिचेरी, गोवा, दमन, दीव हमने सब मुक्त करवाए। एक भारत आया। उस भारत का क्षेत्रफल था 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। 90 साल की अंग्रेज हुकूमत ने 50 लाख भारत डकार लिया और इसीलिए 1857 की कलकत्ता की वायसराय के पीछे का भारत 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। और जब वायसराय गए, पंचम गए, एलिजाबेथ गई, विक्टोरिया गई, उस समय लॉर्ड गए, उस समय का भारत 32,87,000 वर्ग किलोमीटर था। आज का भारत 2012 का केवल 31 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। भारत का कटना नहीं रुका। मैं और आप कौन लोग हैं? मेरी और आपकी दुकान पर, मकान पर, खेत पर, कल कारखाने के एक गज पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की, वो अपनी जाति का होगा, भाषा का होगा, प्रांत का होगा, सूबे का होगा, सका या गैर होगा। हमने मुकदमा भी लड़ा, झगड़ा भी किया और सालों साल किया। पर भारत माँ के हजारों हजार वर्ग किलोमीटर को पाकिस्तान कब्जा करके ले जाए, चीन कब्जा करके ले, देश का प्रधानमंत्री सौदे करते हैं उसके, और हम हजारों वर्ग किलोमीटर भारत माँ कटवा दें और अपने एक गज के लिए मुकदमा लड़े और झगड़ा करें और खून बहाएं। ये कौन सा हिंदुस्तान है? कौन सा भारत और भारतीय है? देश का प्रधानमंत्री वह देश की जमीन का मालिक नहीं है, वो रक्षक और सेवक था। हु इज ही? वो बांग्लादेश जाएगा, अमेरिका जाएगा, चीन जाएगा और भारत माँ का सौदा कर देगा। उसके बाप की संपत्ति है। ये हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों की संपत्ति है। उसकी रक्षा और सेवा के लिए सरकार चुनी जाती है, उसका सौदा करने के लिए नहीं चुनी जाती। और इसलिए उसको किसने कहा कि तुम सौदा कर सकते हो? मेरी एक गज जमीन का और भारत के 1000 किलोमीटर का सौदा कर दे। हु इज ही? और आप मान लेंगे? क्यों मान लेंगे? इतना गैर कानूनी, इतना अनैतिक काम हो जाएगा देश के अंदर और मान लिया जाएगा? तो ये नहीं चलना चाहिए। वो इसलिए कुर्सी पर बिठाए गए थे, हर इंच की और हर जन की रक्षा करेंगे। आज बम फटता है, बंदूक चलती है, इस देश के अंदर लोग मरते हैं। मैंने पत्रकार वार्ता में कहा था, कैसा भारत है? गोलियों में भारतीय मरता है, वो रामलाल है कि श्यामलाल है, वो रीता रानी है कि सीता रानी है, वो कलामदीन है कि आयशा है, वो डेविड है। भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हिंदू है, इंडियन है। सरकार कहती है 1 लाख 2 लाख मिलेगा। मारने वाला दाऊद का आदमी है, चीन का जासूस है, अफजल है, कसाब है, उसको 40 करोड़ में पालती है। क्या सत्ता, उसके नेता और नीतियां भारतीय मरना चाहिए, उसके परिवार को 2 लाख की भीख देनी चाहिए, दुश्मन और पाकिस्तानी और चीनी को पालना चाहिए 40 करोड़ में? क्या ये नेता और नीतियां एक स्वतंत्र, सम्मानित, सुरक्षित भारत दे सकती हैं? देश के नेता नीतियां चाहिए थी, भारतीय मरना नहीं चाहिए, विदेशी और दुश्मन सुरक्षित रहना नहीं चाहिए। आज विदेशी और दुश्मन पलता है, भारतीय मरता है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सी गवर्नेंस है? यह कौन सा सेकुलरिज्म है? ये नहीं चलना चाहिए देश के अंदर। बदलना होगा और जब बदलेंगे तभी वो भारत आएगा जिसकी दुनिया ने कल्पना की। मुझे पादरी मिले, मैंने उनको कहा पिछले 60 साल में और 100 साल में आप अकूत धन लेकर भारत में आए। धन कितना था? इतना अधिक धन था कि मैं और आप जिंदगी में गिन नहीं सकते। हमारे बजट के बजट पार कर जाता है। आपने 2.5-3 करोड़ लोगों को बदला। इस देश का साधु गया, वाल्मीकि था, रविदासिया था, कबीरपंथी था, राधा स्वामी था, निरंकारी था। वो इस देश के अंदर सिख पंथ से था, जैन से था, बौद्ध पंथ से था, सनातन था, वैदिक था, शैव मतावलंबी था। ऐसे हमारे हजारों संप्रदायों के हजारों हजार लाखों लाख सन्यासी गए।
पूरा विश्व क्या कहता है? आज का आंकड़ा बोलता है यूरोप, अमेरिका 26% उसका भारतीयकरण हुआ है। कोई हरे रामा बोलता है, कोई वाहेगुरु बोलता है, कोई जय कबीर बोलता है, कोई जय वाल्मीकि बोलता है, कोई रविदास बोलता है, राधे राधे बोलते हैं, चोटी रखते, जनेऊ पहनते हैं। हमारा आदमी थैली लेकर नहीं गया, वो चरित्र लेकर गया, आचरण लेकर गया। और इसलिए पूरे यूरोप का 26% गिना तो 13 करोड़ से अधिक वो लोग भारत की तरफ झुक गए। मैंने कहा आपका धन इतनी बड़ी धंधा, तो क्यों? क्योंकि आप अमानवीय नहीं, अनीश्वरीय कार्य करते हैं। मैं और आप जब जन्मे, मुझे और आपको मातृभूमि किसने दी? भगवान ने दी। माँ बाप किसने दिए? भगवान ने दी। जाति किसने दी? भगवान ने दी। भाषा किसने दी? भगवान ने दी। पंथ पूजा पत्ति किसने दी? भगवान ने दी। आई हैव नॉट अप्लाइड, और आप में से भी किसी ने नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते। जो भगवान देता है, जो उसको कहे कि बदल दो, वो अनीश्वरवादी और ईश्वर की सत्ता का विरोधी हो सकता है। उसको मानवीय सज्जन कहना और सेवक कहना और ईश्वरीय कहना, इससे बड़ा पाप और अपराध नहीं हो सकता सब धरती पर। जो ईश्वर की दी हुई चीजों को बदलता है वो अनीश्वरवादी हो सकता है, वो प्रो गॉड नहीं हो सकता, वो एंटी गॉड होगा। वो प्रियो ह्यूमन नहीं हो सकता, वो एंटी ह्यूमन होगा। क्योंकि मैंने और आपने नहीं चुना था, मालिक ने दिया। The conversion, it is a sin and crime on the forehead of the God, humanity and nation and society. जो इसको ईश्वरवादी कहता है उसके ऊपर दया की जा सकती है, मूर्ख है बेचारा, समझ नहीं आता उसको क्या ईश्वरवादी और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी होती है, उसको जानता नहीं। और इसलिए विदेशी पूरे ने, हम दुनिया के अंदर सनातन के साथ गए, वैदिकता के साथ गए, लोगों ने हमें विश्व गुरु कहा। और जो लोग सत्ता से, शस्त्र से और धन से गए, लोग कहते हैं वो चीन और अमेरिका ये दुनिया के थानेदार हैं, उनको कोई सज्जन देवता नहीं कहता, विश्व गुरु तो दूर की बात है। दे कांट अचीव दैट स्टैंडर्ड, क्योंकि उनके पास दम नहीं था। और इसलिए कैसा अजीब है। मैं देश के पार्लियामेंट को एक दिन अध्ययन कर रहा था। दुनिया में 200 देश हैं, यूएनओ में रजिस्ट्रेशन है। उस यूएनओ के रजिस्ट्रेशन के अंदर देखा मैंने, तो मेरे मन में उत्सुकता हुई। तो जिसमें से छोटी कैबिनेट है, बड़ी कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, कुछ और समिति है, तो दुनिया की सत्ताएं चलती है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, विश्व का सबसे बड़ा मॉल हम हैं। इतनी बहुजातियां, उपजातियां, पंथ, भाषा, बोलियां, उपपंथ और ड्रेस कोड, खान पान है। बाकी दुनिया के देश तो मालिक ने क्यों गरीब बनाए मालूम नहीं है। किसी के पास एक जाति है, किसी के पास 2 जाति है, किसी के पास एक भाषा 2 भाषा है, किसी के पास 4-5 खाने की चीजें हैं, किसी के पास 10 ड्रेस कोड है, किसी के पास संगीत के 2 स्वर हैं, किसी के पास जलवायु 1-2 प्रकार की है। अब भगवान को भारत पर और हम पर क्या तरस आया था जो सारी वैरायटी यहीं इकट्ठी कर दी। We are the richest variety showroom of the world. हम वो है, इसको समझना चाहिए। समझने में मूर्खता करते हैं, इसलिए गलती होती है, लोग हमें और भटका देते हैं। और इसको अंदर देखेंगे तो बड़ा विचित्र सा लगता है। और इसलिए हम जीवन मूल्यों के साथ गए तो विश्व गुरु कहलाए। और आज कैसा है, इस देश को कैसा सोचना चाहिए। मेरे से एक कार्यक्रम के अंदर गोष्ठी में आपसे पूछा अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या अंतर होता है। मैंने कहा कई बातें सुना सकता हूं, पर एक बड़ी विचित्र बात कहता हूं। मैं कार्यक्रम में था, कार्यक्रम से खत्म हुए मुझे माता पिता जी चंडीगढ़ मिलने के लिए आए थे। वो किसी काम से आए थे अपने कैथल नजदीक में। तो जैसे ही मैंने कहा ये मेरे माता जी है, ये मेरे पिताजी हैं, दोस्तों को लगा इंद्र जी थोड़ा मेंटल केस है, जरा अनपढ़ हैं। मैंने कहा शी इज माई मदर, ही इज माई डैडी। लोगों ने कहा वाह वाह, वो इंद्र जी पढ़े लिखे लगते, पढ़े लिखे और अनपढ़। मैं विदेशी भाषा बोल रहा तो पढ़ा लिखा, अपनी मातृभाषा बोल रहा जो भगवान ने दी है उसमें अनपढ़। जो इसको मानता है वो मानव के रूप में नालायक हो सकता है, बदकिस्मत हो सकता है, सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। और आप आश्चर्य करेंगे, वी आर द ओनली पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। मैं जानपुर तो अंग्रेजी में भी बोल रहा हूँ, कुछ उर्दू, पंजाबी, हिंदी भी मिलकर बोल रहा हूँ, जो विदेशी भाषा में चलता है। दुनिया का कोई संसद और विधानसभा दुनिया की किसी विदेशी भाषा नहीं चलती है, सब अपनी भाषाओं में चलती हैं।
उन्होंने अनेक भाषाओं में अपनी भाषा तय कर दी है। हम स्वतंत्रता के 65 साल के बाद भी विदेशी भाषा में, जिस देश का मूल विदेश में चलता उस देश की स्वतंत्रता, सम्मान, रोटी रोजगार, संस्कृति का सम्मान दुनिया क्यों करेगी जब वो स्वयं नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने कहा इस देश की हर विधानसभा अपनी अपनी प्रांत की मातृभाषा में चलनी चाहिए, देश की संसद। परंतु आपने मालूम नहीं कभी इतिहास को टटोला के नहीं, फ्रॉम 47 to 50 जब हम डेमोक्रेट हुए, रिपब्लिकन हुए, गणतंत्र आया, झंडा लहराया और अपना संविधान घोषित किया 26 जनवरी 1950, इन 3 साल में अंग्रेज ने सब भाषाओं के प्रति इतनी नफरत बो दी कि हमें विदेशी भाषा को स्वीकार करना पड़ा, विदेशी कैलेंडर लेना पड़ा। ये देश का सबसे बड़े स्वतंत्र देश के उस समय के नेता और ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा और विद्वानों का दुर्भाग्य था। हम स्वतंत्र हुए पर गुलामी के साथ। और इसलिए मैंने देखा दुनिया के अनेक बड़े बड़े डेमोक्रेट का नहीं, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर के कमेंट है। हमें आश्चर्य हुआ, भारत जैसी डेमोक्रेसी का देश विदेशी भाषा में अपने काम को चलाता है और उसकी सबसे बड़ी संसद विदेशी भाषा में चलती है। तो साहब मैंने कहा भगवान जी, तो भगवान जी को सुनता नहीं। मैंने कहा ए गॉड सुनता है, इस मूर्खता में क्यों फंसता है? उसको तो कीट पतंग की भी आती है, बेजुबान की जुबान भी आती है। मैं और आप मूर्ख नहीं बनने चाहिए साहब, उसको एक ही जुबान आती है। देश का दुर्भाग्य है कि हम इतनी बड़ी स्वतंत्रता के बाद भी अपनी भाषा में, जो भगवान ने दी, मां की गोद से और कोख से मिली, उसमें जीना नहीं सीख सके। फिर लोगों को कहते हैं हमारा सम्मान करो, वो कहते हैं तुम ही नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे। और इसलिए मैंने एक बिंदु तो बताया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कभी विदेशी मेहमान आते हैं, राजा भूटान आए थे, युवराज, उनसे मिलने के लिए गया। पूज्य दलाई लामा जी, करमप्पा जी तिब्बत के, उनसे मिलने गए। मैं एक बार नेपाल गया, ठीक है हिंदी में हमसे डायलॉग किया होगा, वार्ता की होगी, परंतु मैंने देखा जब उनको अवसर मिला उन्होंने अपनी भाषा में बोला और अनुवादक ने हमें अनुवाद करके बताया। हम पहले अनुवादक बनते हैं, वी लॉस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ, हम अपने आप को गिराते हैं और इसलिए पहले हम अनुवादक बनते हैं, इस देश के मालिक नहीं बनते। हम इस देश के नेता नहीं बनते, हम इस देश के नेतृत्व करने वाले नहीं बनते। हम जैसे कोई आता है तो अनुवादक की भूमिका में आ जाते हैं। सब अनुवादक का तो कोई स्तर नहीं होता। लोग अनुवादक से बात करने नहीं आते, लोग मालिक से बात करने आते हैं, मिलने आते हैं। अनुवादक की भूमिका मत रही, ये बहुत गंदी है, बहुत क्रूर है साहब, बहुत अपमानजनक है, इससे निकलना चाहिए। विश्व की भाषाएं जानना, उनमें बोलना समझ में आता है, पर अपनी मातृभाषा जो ईश्वर ने दी है, वाहिगुरु ने दी है, रब ने दी है, खुदा ने दी है और परमात्मा ने दिया है, उसके बारे में जो आदमी और समाज और समूह अपमानित महसूस करता है, उस मानव को मानव कहने के लिए हंसना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा। ये नहीं चलना चाहिए। हिंदुस्तान बदलना है। जिसको राष्ट्र का स्वाभिमान नहीं, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, ऐसे समाज का क्या होगा? फिर जो हो रहा है वही होगा। उसकी बेटी लुटती है, मंदिर गिरता है, गाय कटती है, लोग लड़ते हैं, इंसान मरता है, महंगाई में वो पिसता है, अपराध, भ्रष्ट, बेईमान होने के लिए उसको नीतियां मजबूर करती हैं। ये उसका भाग्य लिख दिया गया है। हम इसके लिए नहीं जन्मे साहब, इसके लिए नहीं पढ़े, इसके लिए प्रोफेसर नहीं बने, इसके लिए डीजीपी नहीं बने, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने, इसके लिए प्रोफेसर नहीं बने, इसके लिए संत प्रचारक नहीं बने। हम किसी और सपने को लेकर बने थे। भगवान ने हमें किसी और सपने को लेकर भेजा। हम तो भगवान से भी कह दिया मैनेजमेंट कर लेंगे तेरी, हम दुनिया को मैनेज करते, तू क्या समझता है? मैनेजमेंट नहीं करिए, विश्वास करिए। और इसलिए चिंतन देखिए, मैं गया एक सर्वधर्म सम्मेलन था, तो उसने कहा भगवान से डरना चाहिए। मैं सोचने लगा भगवान को गुंडा, राक्षस, अपराधी, जिससे डरना चाहिए। पश्चिम ने कहा भगवान से डरो, इसलिए सत्ता के साथ उसने क्रूरताओं से राज किया और इसलिए इस्लाम ने
870 वर्ष के अंदर दुनिया में 92 करोड़ लोगों को कत्ल किया, 50 की पूरी सभ्यता का विनाश किया। और ईसाइयत ने पिछले 1450 वर्षों के अंदर 142 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया, 100 देशों की सभ्यताओं को खा गया। मैं एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गया था, 90 फ्रॉम 1857 टू 1947, 90 साल की देश का इतिहास। तो मैं पढ़ रहा था ब्रिटिशर्स ने कितने भारतीयों का कत्लेआम किया, कितना फांसी चढ़ाया, इसकी चार्ट बने थे। टोटल सम था 3 करोड़ 17 लाख भारतीयों के 90 वर्षों में कत्ल करके अंग्रेज ने 90 साल भारत पर क्रूरतापूर्ण हुकूमत करने का धंधा किया। वो पूरी सूची छपी थी, अंत में लिखा था हो सकता है कि अभी कुछ घटनाएं और कुछ चीजें रह गई हो, हम उनकी खोज में। स्वतंत्रता बहुत कीमती थी। जिसने गीत बनाया दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, वो जन्मा नहीं था साहब, इसलिए उसको मालूम नहीं था आजादी की कीमत कैसी है। मैंने कहा गलती से बापू जिंदा होते तो बापू कहते मूर्ख ये गीत मत बना देता जबरदस्ती तो कहते गा मत, गा देता तो बापू का स्वभाव था जब चीज पसंद नहीं आती थी आमरण अनशन पर बैठ जाते। बापू इस गीत के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाते। ये ढोंग क्या है? बहुत कीमत देकर आजादी मिली है साहब। जिसने आजादी के लिए पे नहीं किया वो कह सकता है बिना खड़क बिना ढाल, बापू नहीं कह सकते थे। इसलिए बापू का अपमान मत करिए इस गाने को गाकर। जब ब्रिटिश हुकूमत कहती है कि साहब हमने इतने लोग कत्ल किए हैं, इतने लोग फांसी चढ़ाए हैं, इतने लोग काल कोठड़ियों में डाल दिए, इतने हमने पता ही नहीं लगने दिए कि कहां खत्म कर दिए गए। मैं बिहार और महाराष्ट्र में था, मैंने वहां के प्रशासन को पूछा, अंग्रेज के समय में सूखा पड़ा, अकाल आया, बाढ़ आई, प्लेग फैला, बीमारियां फैली, तो उस समय अंग्रेज ने इन सब से बचने के लिए इस देश में क्या कदम उठाए? तो मुझे आश्चर्य हुआ। पूना डीएम, मुंबई डीएम, सूरत डीएम, मुजफ्फरपुर डीएम, देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल ऑर्डर फ्रॉम द वाइसराय, फ्रॉम लॉर्ड, फ्रॉम एनी डीएम कि इसलिए करो, बल्कि संदेश ही आते थे जितना मर सकते हैं मरने दो। और इसलिए उन बीमारियों के मृत्यु का आंकड़ा 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख ऐसे जाता है। मालूम नहीं है आप इंग्लैंड और अमेरिका जाने में क्या प्रसन्नता महसूस, जाना चाहिए क्योंकि लोगों को नंगा रहना आता है। मैं आज सुबह भारत विकास परिषद का प्रकल्प देखने के लिए गया था। वहां एक बहुत बड़ी इजराइल और अमेरिका की मशीन लगी थी, बहुत अच्छे टेस्ट करती है। मैंने बधाइयां दी उनको। मैंने डॉक्टर से पूछा इतनी सेंसिटिव और हाई टेक्नोलॉजी की मशीन वहां बन सकती है, यहाँ नहीं बन सकती। कहते हाईली टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा डॉक्टर आप इतने नालायक होंगे इसके लिए प्रश्न नहीं किया था, मैंने इसलिए किया था आप ये कहेंगे भाई साहब हम भी बना सकते हैं। और इसलिए जब मैं कभी यूनिवर्सिटी को देखने जाता हूँ, पालमपुर गया मैं, सोलन की गया, पंजाब में भी 2 विश्वविद्यालयों को देखने गया, सरकारी थे, तो वहाँ कुलपतियों के डाटा लगे थे, कितनी बार विदेश गया, कितने विदेश के प्रोजेक्ट लाया। मैंने कहा कभी इस डाटे में यह भी जुड़ेगा कि आपने ओरिजिनल किन विषयों के, व्यवहार के, कार्यक्रमों की, नीतियों के प्रयोग किए और जो अब दुनिया को दिए जा सकते हैं। इन माई टेन्योर मैंने ये 3 नए प्रकार के बीज दिए जो दुनिया के 20 देशों में गए हैं। ये मैंने प्रयोग किया साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, भूगोल के अंदर। जब दुनिया इसको मानने लगी है, ऐसा बायोडाटा भी कभी मिलेगा? यह सब विदेशियों के गुण गाने वाला और उनको सलाम करने वाले बायोडाटा को आप मानेंगे, ये बहुत बड़ा बायोडाटा है। मैं आपकी ऑडियंस के कारण इस बात को कह रहा हूं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है, परंतु क्या करें, आज का रिवाज ऐसा मानना पड़ेगा। भारत के विद्वान का वो बायोडाटा कब होगा जब वो ये कहेगा, उसका विश्वविद्यालय ये कहेगा कि हमने अपने टेन्योवर के अंदर भारत को, इस प्रांत को, इस जिले को और दुनिया को ये नई चीजें दी। उस दिन कहेंगे ये भारत है, ये भारतीय है। उससे पहले नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल है। वो स्वाभिमान वाला भारत कहां मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी तलाश है इस समय।
मुझे नेता मिले, मैंने कहा ये काला धन क्यों नहीं लाते साहब, इसको स्ट्रीमलाइन कर दीजिए। आप देश के अंदर 28 प्रकार का टैक्स लाद दें, 9 प्रकार की विंडो खड़ी कर दे। मैंने जिस दिन एप्लीकेशन लिखी किसी चीज के लिए तो मुझे पहले सर्टिफाई कर दिए है मैं आदमी ठीक हूं कि नहीं, फिर उसके ऊपर दूसरे की मोहर लगवानी है, फिर तीसरे जानी है, और 9 विंडोज में से निकलने के बाद फिर वहां प्रोसेस चलेगा। ये काम और आदमी अगर जेन्युइन है तो फिर इसको जो कुछ मांगा है उसको पूरा करने के फिर एक प्रोसेस चलेगा। अपने हिंदुस्तान के आदमी के ऊपर, शासक होकर इतना अविश्वास करना अपनी प्रजा पर, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। Why you don't relax the taxation slab? Why you don't relax the window system? आप 2, 3, 4 में क्यों नहीं दे सकते? अगर गुजरात कर सकता है, अगर जगमोहन राज्य जम्मू कश्मीर में कर सकता तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? आप कहिए कि तुम्हारा कमाई का 100 रुपया, उसका 20% सोशल वेलफेयर में जाएगा, 25%, 15% तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा। ले ले सरकार, उसको एंजॉय करने दीजिए ना। वो कमा कमा कर हिंदुस्तान में लगाता रहेगा, कुछ अपने से लगाएगा। और आप कह दीजिए देयर विल बी कंपटीशन, जो इतने से अधिक देगा सरकार उसको समाज कल्याण के लिए पुरस्कृत करेगी, ताकि यमराज जी के पास जाते समय सिफारिश की जरूरत नहीं पड़े, इन सर्टिफिकेट से जाएगा बड़ा समाज सेवी। और मैंने कहा दफ्तर में बैठे, घर में बैठे, हर समय चलता है। छोटे भाई ने सीए और सीएस किया, वो रोजगार के लिए जाने लगा, फिर कर प्रैक्टिस। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आते, तुझे क्या कहूं। मैंने कहा मैं नहीं कहा था सीएस करने के लिए, वो किया उसने दिल्ली से। मैंने कहा हर सीएस और सीएस क्या है, जितना किसी भी आदमी का और ग्रुप का नंबर 2 का धंधा है उसको 1 में दिखाने का काम करता है। मुझे समझ में नहीं, इस पढ़ाई को कैरियर कहा जाए कि बदनुमा दाग कहा जाए। परंतु तो भी मैं हर एक को कहता हूं बिकम एन सीए, बिकम एन सीएस, बिकम एन एमबीए। क्या हम देश के प्रबुद्ध जनता को इस बात का ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने बेटे को? हम कौन सा हिंदुस्तान और परिवार बनाना चाहते हैं जिसका ट्रेनिंग ही है बिकम एन नंबर 2, चैंपियन ऑफ नंबर 2? ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए देयर मस्ट बी ए लॉ जो आदमी को बेईमान होने से रोके, बेईमान होने की ओर नहीं बढ़ने दे। और इसलिए कानून रोकने का नहीं होता, कानून प्रोत्साहन का होता है। और इसलिए सरकार के अंदर वो चीजें आनी चाहिए जिसके कारण मुझे और आपको ये लगे कि हम अगर समाज के लिए और देश के लिए देंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए हेरा फेरी नहीं, सरकार को कभी भी बंधनों के रूप में और अत्याचार और कानून से सजा के रूप में, जिस देश की सत्ता जितना अधिक सजा के रूप में जाती है समाज उतना अपराधी और भ्रष्ट बनता है। ये नहीं चलना चाहिए देश के अंदर। इसलिए सजाओं के रूप में सत्ता काम करे तो वो हमारी आदर्श हो सकती है या राक्षसी हो सकती है। मैंने इसलिए कहा ब्यूरोक्रेट्स में आईएएस आईपीएस मेरे बहुत मित्र हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप जनता के ऊपर एक अत्याचार के रूप में राज करना चाहते हैं कि आप जनता के संरक्षक और पोषक बनकर और शासन करना चाहते हैं। आज देश का सत्ता और ब्यूरोक्रेसी, मैंने कहा अंग्रेज की समझ में आती थी, हम पर अत्याचार करेंगे तो हम दबकर रहेंगे और वो हमें गुलाम बनाकर रख सकेंगे। अब हम गुलाम नहीं है, ये हमें गुलाम बनाने के लिए आईएएस आईपीएस नहीं है। देश के अंदर सिस्टम क्यों नहीं बदलने के लिए हम तैयार हो? अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाना था, इसलिए उसका आईएएस और आईपीएस ऐसा चाहिए था। आज हमें चाहिए थी हम स्वतंत्र भारत के स्वाभिमानी और सम्मानित नागरिक हैं, इसलिए देश का आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई वो चाहिए थी कि वह जनता का स्वाभिमान जगाने के लिए सहायक के रूप में काम करेगा, ना कि उनको गुलाम बनाकर अत्याचार और सजा देने के रूप में कानून घड़ेगा। कौन सा हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी है? हिंदुस्तान ने कभी सोचना नहीं होगा इन बंधुओं को। परंतु चला है। और इसलिए एक मीडिया के आदमी मिले थे, प्रेसिडेंट। मैंने कहा बड़ा विचित्र है, बौद्धिक दिवालिया दुनिया का कैसा है? देश के प्रमुख आदमी को कहते हैं राष्ट्रपति, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं प्रेसिडेंट, और दुनिया में प्रेसिडेंट का अनुवाद किसी ने आज तक राष्ट्रपति नहीं किया।
इट इज द ओनली, यह एकमात्र शब्द है जिसको अभी तक विश्व के किसी शब्दकोश में जगह नहीं मिली है, क्योंकि राष्ट्रपति का दुनिया की किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि यह शब्द इतना अमानवीय है, इतना असांस्कृतिक है, इतना अनडेमोक्रेटिक और अनसेकुलर है। दुनिया में सब प्रेसिडेंट कहते हैं, और प्रेसिडेंट का अनुवाद ये क्या कहेंगे, ये पार्टी का जिलापति है, बीजेपी जिलापति, कांग्रेस जिलापति, चैम्बर कमेटी का जिलापति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रांतपति। कितना बड़ा मजाक, और देश में चल रहा है, दुनिया में भी चल रहा है। अब जब हम इतने अपराध के साथ और अज्ञान के साथ जिंदा हैं, तो भगवान से, वाहिगुरु से कहना पड़ेगा कुछ अक्ल के लिए बीच बीच में लेफ्ट राइट कराता रहे हमारे। हमने विचार ही नहीं किया, राष्ट्र प्रमुख करते, राष्ट्र अध्यक्ष करते, और गलत के साथ इतना जिंदा रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? और इसलिए देश का जिसको प्रेसिडेंट बनना है, राष्ट्र प्रमुख बनना है, वह मोस्ट अनकंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। देश के सब दलों ने, जियों ने और पंथों ने स्वीकार करना चाहिए। यह समन्वय का एकजुट भारत, नफरत में नहीं, विवाद में नहीं, संघर्ष में नहीं, कटुता में नहीं, जाति दल पंथ भाषा में बटा हुआ नहीं। देश की सत्ता और देश के नेता अगर एक पद को भी नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं बना सकते, इस देश के सेकुलर ढांचे और डेमोक्रेट ढांचे के अनुसार नहीं बना सकते, जिसने कहा एक देश एक जन, तो जब एक पद भी नहीं कर सकते, तो उससे ये उम्मीद करना कि वो अनेक पदों को ऐसा करेंगे, ये कोरी कल्पना हो सकती है, बाकी बहुत मुश्किल काम। देश के संविधान में हमारा कमिटमेंट है एक देश एक जन। मैं एक दो बात छोटी सी कहकर समाप्ति की तरफ बढ़ूंगा, और इसलिए आज देश के अंदर किन चीजों की आवश्यकता और कैसे जाना चाहिए। घुसपैठ होती है, बांग्लादेश का सलाम दिन आता है, 3 करोड़ पाल लिए। मैं किशनगंज के, दिल्ली के और अनेक जगह के बांग्लादेशी लोगों के अंदर और मुस्लिम में बोलने के लिए गया। मैंने कहा बांग्लादेशी सलाम दिन आया, उसने हिंदुस्तान के कलाम दिन को बेघर कर दिया। पार्टी के नेता ने कहा साहब मजहब से ऊपर उठना चाहिए, परंतु उसको ध्यान में नहीं आया, विदेशी ने मेरा रोजगार छीन लिया और एक भारतीय को बेरोजगार कर दिया। वो नेता का भाषण है कि मेरा दुश्मन है? और इस देश के अंदर 3 करोड़ बिठा लिए साहब, 3 करोड़ भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को बेरोजगार कर दिया। इससे बड़ा पाप और अपराध देश की सत्ता और समाज क्या करेगा? मैंने कहा तो किशनगंज और सदर बाजार के अंदर वहां के मुस्लिम भड़क गए, उन्होंने जाकर कुछ को मारा। बाद में मुझे एसएचओ का फोन आया, मैं कहा आप क्या पढ़ा कर गए थे? मैंने कहा इनको हिंदुस्तान पढ़ाया था, मैंने बाकी कुछ नहीं पढ़ाया। मुझे बेईमानी धंधा नहीं आता, सेकुलरिज्म के कारण झूठ नहीं बोल सकता, गलत नहीं जा सकता। मैं सेकुलरिज्म को अच्छे से जानता हूँ। आप बेईमान है इसलिए झूठ बोलते सेकुलरिज्म को लेकर, और इसलिए आप बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सलाम दिन को घर में बिठाकर वोट के नाम पर भारत माँ से और लोकतंत्र से धोखा कर सकते हैं, और भारत के कलाम दिन और सलाम दिन को बेरोजगार करके आप अपराध की तरफ धकेल सकते हैं। श्यामलाल और रामलाल को आप, एक राम सिंह और श्याम सिंह को आप और बेरोजगार करके अपराधी बना सकते हैं। मैं ये धंधा नहीं करता, ये सेकुलरिज्म का बहुत क्रूर और गंदा चेहरा है, दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए चाहे छुआछूत हो चाहे भ्रूण हत्या हो, मैंने कहा था कुछ प्रेस वालों को बहुत पसंद आया था, हर एक को माँ चाहिए जन्म लेने के लिए, इसलिए माँ को जन्म से पहले मरने नहीं देना और मारेंगे नहीं। अगर बेटी मार दी तो माँ नहीं मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी तो मैं और आप नहीं होंगे। अपने जन्म का दुश्मन नहीं होना चाहिए आदमी। इसलिए सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ ए डॉटर, इस इनकलाब के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। और जो अपने जन्म का दुश्मन हो, अपनी माँ और पत्नी का दुश्मन हो, वो इंसान को सज्जन नहीं कहना चाहिए, बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसे अनेक विषयों में से आज का राष्ट्रवादी मूवमेंट चला है।
इसलिए तोड़ने वाले, लड़ाने वाले, नफरतें पैदा करने। इस देश के 17-18 करोड़ मुसलमान भी है, 2-3 करोड़ ईसाई भी है। मुझे मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ, तुम्हारे बाप का नाम, दादे का नाम, पड़दादे का नाम, चढ़दादे का नाम, लक्कड़ दादे का, सड़दादे, सड़दादे के सड़दादे, सड़दादे, सड़दादे का नाम, सब रामलाल श्यामलाल की संतान है। जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता, पूर्वजों के मत का सम्मान नहीं कर सकता, वो धरती से और मेरे से और आपसे प्यार करेगा। इस धंधे में नहीं जीना चाहिए। हमारे दादाजी की मृत्यु हुई थी, मैं चंडीगढ़ पढ़ता था, अफसोस के लिए गया। जब बराबरी इकट्ठी हुई तो कुछ सिख थे, कुछ जैनी भी थे, कट्टर आर्य समाजी भी थे, सनातनी भी थे। मैंने कहा एक जाति के लोग हैं परंतु मजहबों से अनेक हैं। मैंने कहा बेटा मजहब अलग अलग हो सकते हैं, जात एक है, पर भगवान भी एक है और माँ भी एक है। और इसलिए राष्ट्रीयता ना जाति से होती, ना पंथ से होती, ना भाषा से होती। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है बांग्लादेश। 1940 में जो मोहम्मदीन और मोहनलाल जन्मा था, मैंने और आपने कहा, उन्होंने भी कहा हम भारतीय हैं। 1960 में उसने कहना शुरू किया हम पाकिस्तानी हैं, और 1980 में और आज वो कहता हम बांग्लादेशी हैं। मैंने कहा वाह प्रभु, रूट्स की तरफ जाना चाहिए। 2020 के अंदर फिर ये सब कहना शुरू कर दे हम भारतीय हैं, कितना बढ़िया होता। अगर राष्ट्रीयता जाति से होती, पंथ से होती, भाषा से होती, तो ढाका में जन्मे मोहनलाल और मोहम्मदीन उसमें 40 में भारतीय नहीं होते, 60 में पाकिस्तानी नहीं होते, 80 में और आज बांग्लादेशी नहीं होते। उनकी 3 बार क्यों राष्ट्रीयता बदल गई, नागरिकता बदल गई? अगर जाति से थी, दल से थी, पंथ से थी, भाषा से थी, तो वही रहनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो बदले नहीं। क्योंकि जमीन का नाम बदला तो उनकी राष्ट्रीयता बदल गई। इसलिए राष्ट्रीयता का मापक विश्व में उसकी मदरलैंड और नेशन के अतिरिक्त ना था ना हो सकता है, क्योंकि इट इज एन गॉड एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। ये ईश्वर प्रदत्त सिद्धांत है। दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकी, बदल भी नहीं सकेगी। जिन्होंने बदलने की कोशिश, वो क्रूर और हिंसक हो सकते हैं। जिन्होंने समर्थन किया वो अज्ञानी और मूर्ख हो सकते हैं। इसलिए जब हम दुनिया में जाएंगे तो मुझे कोई पंजाब से, हरियाणा से, या शैव से, वैष्णव से, सिख से, जैन से, राधा स्वामी से, या बनिया, ब्राह्मण, वाल्मीकि, रविदासी, अनुसूचित जनजाति से, या पार्टी बीजेपी, अकाली, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, दुनिया कोई नहीं पहचानती। दुनिया के सब लोग हमें एक नाम से पहचानते हैं, भारत से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदू हिंदुस्तानी है, इंडिया से इंडियन है। दुनिया में हमारी ये एस्टेब्लिश्ड पहचान है। और इसलिए आप देखिए पीओके आज तक पाकिस्तान में मर्ज नहीं किया, और इसलिए मैं आजकल कहा करता हूं इसका नाम बदलना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर नहीं साहब, पाक अधिकृत भारत है। ये भारत के साथ बलात्कार है। और इसलिए चीन अधिकृत कश्मीर या सियाचिन नहीं है, चीन अधिकृत भारत है। मेरी 1 गज पर कब्जा करे तो झगड़ा, तो साहब 82,000 एक ने, 78,000 एक ने, अड़ोसी पड़ोसी ने 3-3, 4-4, 2-2 हजार है, सब लेना चाहिए। हम झगड़ा नहीं करना चाहते, परंतु हम नपुंसक बनकर, कायर बनकर अपने आप को कायरता और नपुंसकता को सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का जामा पढ़ाएं, ये कम से कम धंधा भी नहीं करना चाहिए। देश के वार्ताकार तय हो गए और उन्होंने भारत विभाजन की नींव डाल दी, और हम होने दे देंगे। चीन ताकतवर है, बढ़िया माल बेचता है, और इसलिए वो कैलाश मानसरोवर खा जाएगा। कल वो जयपुर, चंडीगढ़, नागपुर, दिल्ली के अंदर आकर बैठ जाएगा। हम गुलामी सह लेंगे। हम किसी के बाप का देव नहीं खाते, अपना कमाकर आप सब खाते हैं। इसलिए कहना होगा कि साहब कश्मीर छोड़। कश्मीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, जो आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। पाकिस्तान की असेंबली में आज तक उसके लिए कुर्सी नहीं है। जितने पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं, उस पीओके में जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में कभी चुनाव नहीं किया गया। उसका प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्र प्रेसिडेंट अलग है, उसका झंडा अलग है। और हमारे वार्ताकारों ने कह दिया वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसे उनके बाप की बपोती है। साहब आप गिरवी रखे हैं, विदेशी निष्ठा वाले हैं, और हमारी इज्जत और आजादी से इतना बड़ा धोखा कर लेंगे और हम मान लेंगे पार्टियों में आकर। जो अपनी संस्कृति का, अपने स्वाभिमान का, अपनी स्वतंत्रता और भारत माता के सौदे को स्वीकार कर ले,
पूत तो पक्का है, पर सवाल खड़ा है वो सपूत है कि कपूत है? पूत सब है, कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है। प्रश्न ये है सपूत है कि कपूत है? आज की गोष्ठी जैन साहब ने हम सब सपूत हैं इस रूप में हमको बुलाया है, और सपूत का इम्तिहान है साहब। जो इम्तिहान दे वो मेरिटोरियस होता है, जो इम्तिहान से भाग जाए वो फेल होता है। और जो कठिन प्रश्नों के उत्तर लिखा है उसको 100 में से 90 मिलते हैं। जो सरल प्रश्नों के उत्तर लिखा है उसको कहना पड़ता है मास्टर बड़ा निकम्मा है, साले को देखना नहीं आता, फेल कर दिया। मास्टर निकम्मा नहीं है, मैंने उन कठिन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं लिखे, तो मास्टर मुझे 5 प्रश्नों के में से और 20-20 के कारण 80 देता कहां से? क्योंकि मैंने 2 ही प्रश्नों का तो उत्तर लिखा जो आसान थे। आसान प्रश्नों के उत्तर मत दीजिए क्योंकि प्रश्न कठिन भी है, और हर प्रश्न का उत्तर दीजिए तभी आप मेरिटोरियस हो सकेंगे। नहीं तो हर बच्चे को मैं कहा करता हूं जब घर में जाता हूं तो कहता है 11वीं में 12वीं में हूं, मैंने कहा अगले एडमिशन के लिए माँ की पर्स में और बाप की जेब में हाथ है कि तेरी कलम में दम है और तेरे दिमाग में दम है? तेरी कलम और दिमाग में दम होगा तो तू अपनी मेरिट से एडमिशन लेगा, वो नहीं होगा तो फिर माँ के और बाप की जेब में पर्स में हाथ डालेगा, 10-20 लाख से एडमिशन लेगा। बता कौन सा रास्ता चुनना? माँ की और बाप की पर्स और जेब में से हाथ डालकर उस रास्ते पर हिंदुस्तान को मत लेकर जाए, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत खराब है। मैंने लंबा समय लिया और विषय को रखा। मेरे ख्याल है कि एक आधे वक्ता के साथ तो मैंने दादागिरी कर ही ली हो। चंडीगढ़ के एक चुटकुले को सुनाता हूँ, मैंने प्रेस में भी शायद सुनाया था। तो हमारे 2-3 प्रोफेसर और एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जरा लंबा बोलते थे और कभी कभी बहुत उबाऊ हो जाता, तो क्या करना? तो ऐसे प्रोफेसर की क्लास में भी हम आगे नहीं बैठते थे, फिर थोड़ा पीछे बैठते थे। और मेरिटोरियस होने पर भी कभी कभी इच्छा करती थी कि चंचलता रहनी चाहिए, अपना बचपन और जवानी याद रहनी चाहिए, जवानी में बूढ़े में बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। तो हम सर को देखते थे, फिर घड़ी देखते थे, सर को देखते थे, घड़ी देखते थे, सर हमें देखते ही नहीं थे। अब बड़ा संकट है, सर ने देखना चाहिए तो जान छूटेगी, नहीं तो 20 मिनट तो ऊपर हो गए। तो फिर हम सर को देखते थे और घड़ी पर हाथ मारते थे। सर बड़ी जोर से चिल्लाते, बदतमीज, बैठना नहीं आता क्लास में। तो डांट पड़ती थी, हमें समझ नहीं आया कि सर को बात नहीं समझ आया, हाल क्या है। फिर अंगड़ाई लेते थे, सर को घड़ी दिखाते थे, बड़ा धीरे से कहते थे क्योंकि मामला असेसमेंट का भी था। और सर नाराज हो गए तो 10 में से 9 की बजाय अगर 6 कर दिए तो मेरिट बिगड़ जाएगी। तो पर बड़ा धीरे से कहते हैं, बड़ा बोर किया सर, घड़ी उनको ज्यादा है, बदतमीज, इतने टिकट नहीं आते, किसने तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कर लिया? अब हमने कहा सर को कैसे समझाएं, तो थोड़ा सा जूता रगड़ते थे, थोड़ा सा मुंह से हूं करते थे। सर हम जब कहते थे अरे 25 मिनट ज्यादा हो गया, बाकी कल करेंगे, तो इसलिए तुम्हें बहुत लंबा बिठाया, अच्छा बच्चों बहुत बहुत थैंक यू। हम भी कहते थे सर बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छे मित्र हैं, कम से कम मुझे ये समझाने की कोशिश नहीं की आपने। परंतु देश को मार्ग खोजने, भारत कटना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी राज रहना नहीं चाहिए, काला धन लौटना चाहिए, बहू बेटी की इज्जत लूटनी नहीं चाहिए, मंदिर गाय गिरना टूटना नहीं चाहिए। देश के अंदर जाति पंथ दलों में नफरत नहीं, मोहब्बत चाहिए, भाईचारा चाहिए। क्योंकि हम सब जातियों के, दलों के और पंथों को लेकर एक धरती के हैं, इसलिए हम सब भारतीय हैं। हम एक पूर्वजों के हैं, इसलिए हम भारतीय हैं। हम उन सब जाति उपजातियों के लिए हैं जो भारतीयों की हैं। हम उन सब भाषा बोलियों के हैं जो भारतीयों की। इस देश का मुसलमान है कि सिख है, जैनी है कि बौद्ध है, सिख है कि आर्य समाजी है, सनातनी है कि शैव है, किसी जाति से किसी पंथ से हो, हम सब उन पंथों से हैं जो भारतीय हैं। हम सब उन जीवन मूल्यों से जो भारतीय है। फ्रॉम एवरी एंगल वी आर वन, वाई वी शुड नॉट रिमेन वन। झगड़ा करने से क्या मिलता है साहब? कहते नहीं जी बड़ा लब्धा है जी। और इसलिए चीन, मेरे से किसी ने पूछा था कैसा है साहब, मैंने कहा माल तो बहुत सुंदर होता है
और सस्ता होता है। परंतु मैंने जिस अखबार को पढ़ा वो घटना सुना देनी चाहिए, क्योंकि वो चंडीगढ़ से और पंजाब से और हरियाणा से जुड़ती है। यहाँ से 3000 ट्रक माल गया, उतर गया सारा, क्योंकि हम चीन को रॉ मटेरियल बहुत देते हैं। चीन हमसे प्रोडक्ट नहीं लेता है, प्रोडक्ट तैयार करता फिर बेचता है। इसलिए हम चमड़ा देते हैं उनको, हर्बल्स देते हैं उसको, कपड़े यार्न देते, सब देते हैं। तो जब ड्राइवर ठहरे तो एक कुछ समूह था हरियाणा पंजाब का, जरा कुछ पंजाबी हरियाणवी बोलते थे, हट्टे कट्टे थे। रहते रहते एक नौजवान से एक चीनी लड़की का इश्क हो गया। ये आदमी की हर उम्र का गुण कहो कि बात कहो, ये स्वाभाविक है। अब हो जाता, हो गया तो क्या करना। वो कहने लगी मैं तो तेरे नाल चलने आ गई। 8 महीने के बाद गांव में रहते रहते मर गई। रिश्तेदार आए, अफसोस प्रकट किया। 5 मित्र आए, कहने लगे यार तू ये दस है कुथे दी सी, ना अपने पिंड दी, ना अपनी जात दी, ना अपनी जुबान दी, ना अपने मजहब दी, ना अपने किसी होर दी, है कुछ? क्योंकि यार चीन दी सी। और उनका फिर की रोना, चीन का माल इतनी देर से चल रहा है। घटिया माल से दोस्ती मत करना। दुनिया में चीन एकमात्र देश है हैविंग नो फ्रेंड इन द वर्ल्ड, और भारत एकमात्र देश है हैविंग द मैक्सिमम फ्रेंड एंड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इस भारत को जिंदा करना है। जय हिंद, जय भारत।